हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं जो साइकोलॉजी का जो स्टडी मटेरियल है हमारा। उस स्टडी मटेरियल में हम लोगों ने 11th और 12th साइकोलॉजी किताब के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हमारा साइकोलॉजी बुक्स क्लास 11th और एंड 12th का होता है। तो इसमें हम लोग बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है साइकोलॉजी किताब पढ़ना, खास करके एनसीईआरटी, चाहे वो हिंदी मीडियम को हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम को हो। तो आप लोग इस किताब का इम्पोर्टेंस समझ लेना चाहिए, क्योंकि द रीज़न क्या है इसके लिए, क्योंकि बेसिक आइडिया जो होता है, जो ग्रेजुएशन किया है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और 11th एंड 12th साइकोलॉजी आपने पढ़ चुके हैं, तब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से, खास करके मैं तो यूजीसी नेट के लिए यही किताब पहले से रेफ़र करूँगा। जो बिगिनर्स होते हैं, अब बिगिनर्स क्यों नहीं, आप रिविजन्स भी कर रहे हैं और आप बहुत बार अपने अटेम्प्ट लिखे हुए हैं, नहीं हो पा रहा है, तो मैं तो चाहता हूँ आप लोग इस एनसीईआरटी का क्लास 11 से शुरू कर लें, क्योंकि क्लास 11 में जो आपको जो मिलेगा सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इसमें मिलेंगे, क्योंकि दो बुक्स में ये सारे 11th एंड 12th बुक मिला के कम से कम 18 चैप्टर्स इसमें देखने के लिए मिलेगा आपको। तो खास करके आपको क्या इम्पोर्टेंस है इसका, तो इसमें हर चीज़ उन्होंने बेसिक चीज़ बताई गई है, जो जिनको क्लैरिटी कमी होती है। कई बार हम क्या करते हैं, बहुत ऐसे बेसिक इन्फॉर्मेशंस होते हैं, वो जो क्या होती है, हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशंस हम भूल जाते हैं, क्लैरिटी नहीं होती, तो बड़े बड़े किताब पढ़ने लग जाते हैं। तो कई बार हम अगर इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ने वाले अगर स्टूडेंट्स को अगर हम बात करें, तो वो लोग मॉर्गन एंड किंग पढ़ते हैं या सिसिली किताब पढ़ लेते हैं और बड़े बड़े बुक को पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रख लीजिएगा कि जितना आपने बड़े बड़े बुक पढ़ेंगे, कितना भी कुछ आप बुक पढ़ ले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक आपको बेसिक क्वेश्चन से शुरू होना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से क्लैरिटी नहीं बन पाते हैं, तो आगे का क्वेश्चंस आप नहीं कर पाते। तो मैं अपना यूजीसी नेट क्वालिफाई किया था, तो मैं थोड़ा सा अपने विषय के बारे में बता दूं कि मैंने पहले साइकोलॉजी ट्यूशन्स पढ़ाता था दिल्ली में। तब मुझे एनसीईआरटी किताब को बार बार मुझे पढ़ने का मौका मिला था। तो एनसीईआरटी किताब को मैं कितने भी रिवाइज किया तो उतना ही मुझे फ़ायदा मिला। तो मैं चाहता हूँ आप लोग 2-3 बार एनसीईआरटी बुक को अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। तो उसमें देखिए, अगर 11th साइकोलॉजी की अगर आप बात करें, तो 11th साइकोलॉजी में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में दोनों एक ही कंटेंट में किया गया है। जैसे कि व्हाट साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी का रिसर्च मेथड्स क्या होती है, उसमें साइकोलॉजी में क्या क्या रिसर्च मेथड्स है, और साइकोलॉजी से कोई अलग एरियाज कौन सा कैसे रिलेटेड करती है, तो ये सारे चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो देखने में हमको इवन अगर अपने पीएचडी भी क्यों ना किया है साइकोलॉजी में, लेकिन आपने एक बार शुरू में पढ़ेंगे तो बहुत कुछ ऐसे आपको रिपीट नया नया कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ आप लोग इस किताब के बारे में, अगर आपने हिंदी मीडियम में पढ़ रहे तो इवन ऑनलाइन में भी अवेलेबल है ये किताब, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें चैप्टर्स भी हैं, अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया रिसर्च मेथड्स हो गया, और कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, पूरी की पूरी क्या है, कॉग्निटिव है। 11th साइकोलॉजी हम बात करें, ये सब कॉग्निटिव साइकोलॉजी है। तो ये पूरी की पूरी आप समझ लेंगे। इसमें आप परसेप्शन हो गया, मेमोरी हो गया, अटेंशन हो गया, लैंग्वेज एक्विजिशंस कैसे किया जाता है, ये सारे चीज़ को उन्होंने डिस्कशन किया है। तो इससे आपका फ़ायदा अच्छा रहेगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी से शुरू कर लें। मोटिवेशंस भी इन चैप्टर में दिया है, मोटिवेशंस एंड इमोशंस क्या होती है, लाइफ स्पैन साइकोलॉजी के बारे में इन्होंने दे रखा है। तो बहुत अच्छा, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ, तो मैं कॉन्फिडेंसली बोल सकता हूँ 40 to 50% एवरेज आपका जो क्लैरिटी बनेगा, मार्क्स जो आएगा वो एनसीईआरटी की किताब से ही आता है। तो ये थोड़ा सा एग्जैगरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि द रीज़न इज़ दैट इतनी उनकी इन्फॉर्मेशन इन्होंने क्लैरिटी दी गया। और सबसे अच्छी खास बात क्या है, हर एक चैप्टर के एंड में इन्होंने क्या करते हैं कि एक डिफ़िकल्ट वर्ड्स का कुछ कुंजी दे देते हैं, मतलब जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स का वो हर एक चैप्टर के एंड में दे देते हैं। वो बहुत काफ़ी
इम्पॉर्टेंट होती है। उसके साथ साथ प्रोजेक्ट आइडियाज़ करके आती है। एनसीईआरटी किताब में देखने के लिए लायक होता है प्रोजेक्ट आइडिया। ये प्रोजेक्ट आइडियाज़ उसके लिए बनाया गया है जैसे स्टूडेंट्स को और टीचर्स को दोनों मिला के एक प्रैक्टिकल फील्ड वर्क में कैसे किया जाता है। ये बहुत अच्छी आइडिया है। तो मैं तो बहुत इसमें देख के खुश होता था। मैं बहुत बार इसको प्रैक्टिकली करने के लिए कोशिश भी किया हूँ और बच्चों को समझाने के लिए भी कोशिश करता था। तो इसीलिए प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज़ करने उसमें आप पढ़ सकते हो, उसमें पढ़ के जाके आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या इतनी इंपॉर्टेंस है, कैसे भी रिलेट भी कर सकते हो सके तो आप खुद कर सकते हो। 12th साइकोलॉजी की अगर हम बात करें, 12th साइकोलॉजी भी इंटेलिजेंस से शुरू हो जाती है। इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी, पहला चैप्टर जो होती है इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी के ऊपर होता है। और दूसरा जो चैप्टर्स होते हैं वो होता है आपका जैसे खास करके आपका पर्सनालिटी, सेल्फ एंड पर्सनालिटी के बारे में बताया है। बहुत अच्छी तरह से इनकी आपको आइडिया मिल जाता है कि क्या क्या चीज़ें होती है। तो दोबारा पढ़ सकते हो, तब भी आपको कोई जितना बार पढ़ेंगे उतना मीनिंग निकल कर आती है। यानी कि मैं तो चाहता हूँ 2-3 बार आप इस चीज़ को पढ़ लें। 2-3 बार अगर पढ़ने से बहुत कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। अगर हम तीसरी चैप्टर को अगर देख ले, इसमें इन्होंने स्ट्रेस के बारे में, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस करके एक चैप्टर्स आते हैं। और साइकोलॉजिकल डिज़ार्डर्स है, मेंटल हेल्थ के बारे में, जो मेंटल अबनॉर्मेलिटी है उसके बारे में भी आपका थेरेपेटिक अप्रोचेस करके भी इन्होंने बताया है। और उसके साथ साथ अगर आप बात करें तो 6th का जो चैप्टर आती है वो है एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। ये कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल साइकोलॉजी की इंट्रोडक्शंस उन्होंने दे रखा है। सोशल साइकोलॉजी जो इंट्रोडक्शंस है उसको भी आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। मैं इसके लिए कैसे आप इस चीज़ को वीडियो बना लूँ, किस तरीके से वीडियो बनाना चाहिए, उस चीज़ को मैं अभी उसके लिए एक सेपरेट टॉपिक वाइज वीडियो बना दूंगा। टॉपिक को पिक्चर्स रहेगा और उसके साथ साथ आप पढ़ते रहेंगे किस तरह से प्लानिंग बनाना पड़ेगा। तो ऐसा मेरा वीडियो रहेगा। तो आप लोग यदि नया है मेरा चैनल के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल को। आगे का ऐसी कंटेंट आपको बनते रहेगा, बहुत अच्छी अच्छी कंटेंट आपको बनेंगे, आप लोग इसको फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैंने 6 चैप्टर की बात कर रहे थे, जैसे कि 5th चैप्टर जो हमारा साइकोलॉजिकल डिज़ार्डर्स के लिए है और जो 6th चैप्टर जो है थेरेपेटिक अप्रोच है। तो थेरेपेटिक अप्रोचेस में उन्होंने बहुत कुछ डिस्कस किया। जो बेसिक आइडिया जो कई बार बड़े बड़े किताब में नहीं मिल सकते वो एनसीईआरटी में मिल सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी को रेफ़र करना। और उसके अलावा अपने 6th चैप्टर में 7-8 चैप्टर में भी सोशल साइकोलॉजी के बारे में दे रखा है। 6 और 7 चैप्टर जो है वो आपको सोशल साइकोलॉजी के बारे में बताया, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सोशल साइकोलॉजी में उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया है। मैं तो स्टूडेंट्स में आपको रेफ़र करूँगा कि आप एनसीईआरटी को किताब पढ़ ले, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात क्या है, हम लोग 8 लाइफ साइकोलॉजी एंड लाइफ करके एक चैप्टर दिया है। ये इस तरह से चैप्टर कम मिलता है देखने के लिए, क्योंकि आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो साइकोलॉजी एंड लाइफ जो है आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, कामयाब रहेगा उस चीज़ को आप समझने के लिए। तो उसके अलावा 9th जो चैप्टर है, जो प्रैक्टिकल असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजी यानी कि प्रैक्टिकल्स के बारे में दिया हुआ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी, एक साइकोलॉजिस्ट को क्या क्या चीज़ होना चाहिए, मन में होना चाहिए, इस चीज़ को उन्होंने बताता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आपको क्लैरिटी रहेगा, चाहे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स पढ़ लें या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम किताब पढ़ सकते हैं। मैं तो यहाँ पे इंग्लिश का एग्जाम्पल दिया हूँ, लेकिन आप इंग्लिश स्टूडेंट्स भी बिल्कुल हिंदी मीडियम पढ़ने वाले को भी पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे का मैं रेफ़र का कौन सा बुक रेफ़र करने का वो भी मैं बताऊंगा। और उसके साथ आपको चैप्टर वाइज ये कंटेंट कैसे है, कंटेंट कैसे पढ़ाना है, उस चीज़ के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए तो आप बेफिक्र रहिएगा। तो हम लोग आज इतना ही मुझे बताना था। और खासियत क्या है, इसमें हर एक इंटरनेट सोर्सेस भी दिया है रेफरेंस करने के लिए। आप अगर कोई चैप्टर पढ़ते हो उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा रेफरेंस करने के लिए रेफरेंस सेक्शन भी दे रखा है। तो और एक प्रोजेक्ट आइडियाज़ में ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। और पेडागोगिकल हिंट्स भी दे रखे हैं, टीचर्स किस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। ये सारे चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें बात कर रही है एनसीईआरटी में। तो मैं तो मानता हूँ एनसीईआरटी का आप अपना फर्स्ट जो स्टडी करें, नॉट ओनली फॉर यूजीसी नेट,
कोई भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम करते हो साइकोलॉजी में, गेट हो या कोई भी पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम्स हो या कोई DSSB काउंसलिंग का हो, जो भी कोई एग्ज़ाम्स के लिए ये सबसे बेस्ट बुक है। तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, NCERT का बुक है। तो आज की मेरा यही वीडियो। तो फ्रेंड्स, मेरा अगर आप लोग यदि नया है मेरा चैनल के लिए या फॉलो कर रहे हैं, यदि आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ फ्रेंड के साथ शेयर कर ले, ताकि आने वाले वीडियो को मैं बहुत अच्छी तरह से इस तरह से 1 to 1 आपको वीडियो बनाते रहूँगा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है, कहीं स्टूडेंट्स मुझे फ़ोन किया था कि कमेंट किया था कि आपका थोड़ा सा इंग्लिश में है, तो मेरा मकसद है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की भी मैं क्लास करूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारे हिंदी मीडियम को भी समझ में आ जाए। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं उस अपना लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, तो मैं ऐसा ही वीडियो बनाते रहूँगा आप लोगों को। डोंट वरी अबाउट दैट, छोटा छोटा इंग्लिश हम यूज़ करेंगे, लेकिन आप लोग बना के रहिएगा हमारा साथ, चैनल के साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपका अच्छे अच्छे टॉपिक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।